अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। गुज़श्ता माह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का दौरा किया और इस दौरे के फौरी बाद सऊदी हुकूमत की तरफ से एक अहम ऐलान पाकिस्तान के लिए सामने आया, जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल मुआशी सूरत हाल में $4.2 अरब का पैकेज देंगे और इसमें जो $3 अरब है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया जाएगा, जबकि $1.2 अरब का उधार तेल पाकिस्तान को दिया जाएगा। अब विफाकी काबीना ने बाकायदा तौर पर किन शराइत पर ये सऊदी अरब हमें कर्जा दे रहा है उसकी मंजूरी दी है और जो शराइत हमारे पास एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं आपके साथ शेयर भी करेंगे। उन शराइत को सामने रखते हुए कम से कम इस बात का हमें अंदाजा होता है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक अपने आप को भाई भाई भी समझते हैं, लेकिन इन शराइत को सामने रखते हुए लगता यह है कि हमारे अब जो दोस्त और भाई ममालिक भी हैं वो भी शायद पाकिस्तान के ऊपर एतबार और एतमाद नहीं करते। तो शहबाज, सबसे पहले तो एक इम्पॉर्टेंट नुकता यह है कि जाहिर है हमारा मजहब, हमारा दीन भी ये कहता है कि अगर दो भाइयों के दरमियान भी कोई लेन देन का मामला हो तो बेहतर है कि आप लिखत पढ़त कर लें। तो इस पर तो एतराज़ नहीं है कि अगर इतनी बड़ी रकम सऊदी अरब आपको इस मुश्किल वक्त में दे रहा है तो उसकी कोई लिखत पढ़त या कोई इन राइटिंग कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन जो शराइत मैंने देखी हैं, जो एक्सक्लूसिवली आपके पास मौजूद हैं, जो नाजरीन से आप शेयर भी करेंगे, उसको देख कर तो कम से कम ये अंदाज़ा होता है कि अब शायद ये भाई भाई वाली बात नहीं है, प्योरली स्टेट टू स्टेट मामलात चल रहे हैं और उसका कसूर तो मेरे ख्याल में मैं पाकिस्तान को ही करार दूंगा क्योंकि अगर सऊदी अरब अब इतनी सख्त शराइत हमारे ऊपर रख रहा है तो कामरान, इसका कसूर पाकिस्तान को नहीं, इसका कसूर वजारत खारजा को दीजिएगा कि ये वजारत खारजा जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना। मतलब नहीं, वो पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की भी तो बात करते हैं, उस तरफ नहीं हमने जाना। वजारत खारजा बात परेशान भी होती है कि पता नहीं हम तो बाज़ दफा पोस्ट ऑफिस हैं, वो ये भी ये इसका जो सारा बैकग्राउंड है इन शराइत का वो उसके साथ है जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए थे। आज वफाकी काबीना ने इसकी थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द असेंबली इस मुआहदे की मंजूरी तो दे दी है और जो फवाद चौधरी साहब हैं हमारे इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर, उन्होंने इसकी कन्फर्मेशन की है। तो कहा तो आपने बिल्कुल ठीक है, शराइत बहुत सख्त है। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्जा पाकिस्तान को मिला है $3 अरब का कैश डिपॉजिट, ये 1 साल के लिए मिला है। अच्छा, और इसकी जो शरह सूद है वो 4% है। अच्छा, इसमें कामरान इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पिछली इस तरह की फैसिलिटी थी उसकी शरह सूद थी 3.2%, तो अब ये हो गई है 4%। इजाफी सिर्फ 1 साल के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट बनता है वो कोई $24 मिलियन बनता है। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि पहले जो फैसिलिटी थी 3 साल के लिए, उसमें 1 साल के बाद उसका रोल ओवर होना था। तो इस दफा ये रोल ओवर नहीं हो रहा, ये पैसा सिर्फ 1 साल के लिए मिला और उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस सऊदी अरब ने लगा दी हैं, वो हम नाज़रीन को बता देते हैं। इसमें नाज़रीन, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सऊदी अरब ने इस मुआहदे के अंदर ये कंडीशंस कुछ लगाई हैं कि पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट कर जाए तो उस सूरत में क्या होगा। तो वो डिफॉल्ट की कंडीशन भी सेट की हुई है इस मुआहदे के तहत कि वो डिफॉल्ट की कंडीशन ये कि इस मुआहदे की किसी भी एक क्लॉज के ऊपर अगर अमल दरामद नहीं होता, पाकिस्तान इसके ऊपर जो सूद है वो नहीं देता, तो भी डिफॉल्ट सऊदी अरब डिक्लेयर कर सकता है $3 अरब के ऊपर और ये $3 अरब पाकिस्तान को फौरी वापस करना पड़ेगा। दूसरी इसके अंदर शर्त ये है डिफॉल्ट की कि अगर पाकिस्तान अपनी किसी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन के ऊपर भी डिफॉल्ट कर जाता है तो वो भी डिफॉल्ट कंसीडर होगा और उस सूरत में भी जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तान से पैसे वापस मांग सकता है। और तीसरी कामरान इसमें जो डिफॉल्ट की है कि जी अगर पाकिस्तान या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी भी वजह से कोई और डेट ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करते तो भी डिफॉल्ट कंसीडर होगा और अगर पाकिस्तान IMF का मेंबर नहीं रहता तो भी ये डिफॉल्ट कंसीडर होगा। तो डिफॉल्ट की सूरत में सऊदी अरब 1 साल से पहले पाकिस्तान से पैसे वापस मांग सकता है। एक और जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कंडीशन नाज़रीन वो ये है कि अनलाइक पास्ट जब ये फैसिलिटी 1 साल या 3 साल के लिए थी, अब जो नया मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ जिसकी वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है, उसके तहत सऊदी अरब 72 घंटे के नोटिस के ऊपर ये पैसा वापस ले सकता है। इट इज़ अगेन अ वेरी कमर्शियल जो इसकी एक वो एग्रीमेंट की ये टर्म है और ये जो पैसा है डेजिग्नेटेड अकाउंट में जाएगा, वहां से इसका इस्तेमाल होगा। इन केस ऑफ डिस्प्यूट अगर हो जाता है दोनों ममालिक के दरमियान तो डिस्प्यूट की सूरत में सऊदी अरब का जो कानून है वो लागू होगा, पाकिस्तानी कानून लागू नहीं होगा। और इसमें एक जो बड़ी ही क्रूशल एक क्लॉज ऐड हुई है इस मुआहदे के अंदर वो ये है कि पाकिस्तान ने अपना जो सॉवरन इम्यूनिटी का जो राइट है
वो सरेंडर किया है। उसके मुताबिक अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान $3 अरब पे डिफॉल्ट कर जाता है तो सऊदी अरब का ये हक होगा कि कोई भी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है उसको वो अटैच कर सकता है। ये वो तफसीलात जो हमारे ज़राए ने हमें वजारत ख़जाना से बताई हैं, जिस मायदे की काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन ऑफ द असम्बली मंजूरी दी है। इसमें नाज़रीन हमने वजारत ख़जाना के जो तर्जमान हैं, जो सेक्रेटरी भी तो खान साहब, उनको मैंने सवालात भेजे थे कि इनके अगर आप काइंडली जवाब देना चाहें, तो उन्होंने इन चीज़ों के जवाबात नहीं दिए। लेकिन मेरी फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब से जो बात हुई थी, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है कि ये जो मुआहिदा हुआ है इसकी मंजूरी आज वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन से दे दी है। तो ये कामरान चंद इसकी चीदा मेरे ख्याल में ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि किस तरीके से जो सऊदी अरब हमारा दोस्त मुल्क है और माजी में एक हमारी वो मदद करते रहे, लेकिन लगता ही है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि एक एतमाद की कमी अब नजर आती है, उनको भी शायद हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं रहा। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरे ख्याल में एक कॉन्टेक्स्ट लोगों को भी जरूर बताना चाहिए। देखें, हिस्टोरिकली सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। 2-3 मैं वाकयात मैं अगर आपसे शेयर करूं, 1965 की वॉर जब भारत के साथ हमारी हुई, उसके बाद जाहिर है कि हमारी मईशत को भी बड़ा धचका लगा और हमेशा की तरह हम सऊदी अरब के पास गए। तो उस वक्त उस जंग के बाद जो सदर अयूब थे और उस वक्त के जो सऊदी किंग थे फैसल, उनके दरमियान मुलाकात हुई। तो जब सदर अयूब ने अपना पाकिस्तान का वो मुद्दा उनके सामने रखा कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया, किंग फैसल ने, और उनसे कहा कि जो इस वक्त जो ख़जाने में हमारे पास पैसे हैं उसके जो हाफ है ना, वो आपके पाकिस्तान के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। तो उस पर बाद में सदर अयूब ने उनसे पूछा कि हिज हाइनेस, ये आपने मतलब कोई बता देते कि कितने पैसे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसके जवाब में किंग फैसल ने यह कहा कि देखें, सऊदी अरब पाकिस्तान को अपना भाई समझता है और समझता है कि जितना हिस्सा आपका है उतना ही हिस्सा आपका, मतलब आधा आधा हम समझते हैं। और अगर मुझे मेरा फाइनेंस मिनिस्टर बताता कि बैंक में जो है वो या खजाने में $1 बिलियन पड़ा हुआ है, तो शायद मैं थोड़ा सा हिचकिचाता कि पाकिस्तान को मैं $500 मिलियन क्यों दूं, आधे पैसे क्यों दूं, इनको $150 मिलियन दे देता हूं। तो मैंने इस चीज़ से कतई नज़र, ताकि मुझे लालच ना आए, तो मैंने अपने फाइनेंस मिनिस्टर को कहा कि आप आधी जो रकम है वो पाकिस्तान को ट्रांसफ़र कर दें। फिर 1998 में जब हमने एटमी धमाके किए, उस वक्त हमारे सफ़ीर थे वहाँ पे सऊदी अरब में, खालिद महमूद साहब, और जुमेरात का रोज़ था, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की रॉयल पैलेस से कि वो उस वक्त के जो किंग थे फहद, कि उनसे मिलना चाहते हैं। तो वहाँ से उनको जवाब आया कि एक तो आप प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहे, अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप थ्रू दफ्तर खारजा आएँ, और दूसरा आपको पता है कि एक तो जो किंग हैं वो बीमार हैं, दूसरा जुमे के रोज़ आम तातील होती है, तो उस दिन उनकी कोई सरकारी मसरूफियात नहीं होती। तो उन्होंने इन एनी केस बाद में उनको 2 घंटे के अंदर अंदर ही दोबारा फ़ोन आ गया कि नहीं, किंग फहद जो आपसे मिलेंगे। और जब अगले दिन उनकी मुलाकात हुई तो किंग फहद ने उनसे यह कहा कि हमें पता है कि आपने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं, आपके क्या मसाइल हैं। 2 के सऊदी अरब NPT का मेंबर है और इन न्यूक्लियर धमाकों के खिलाफ है, लेकिन इसके बावजूद हम आपकी वो सपोर्ट करेंगे जो आपकी तवक्कुआत से भी ज्यादा होगी। और हमने देखा कि उन्होंने आपको उधार तेल दिया, पहले आपको ग्रांट्स भी दिए और उसमें ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया। फिर नवाज शरीफ जब 2013 में इलेक्ट होकर आए, $1.5 बिलियन उन्होंने आपको ग्रांट दिया, ठीक है। और अब ये आलम है कि जब आपको वो पैसे दे रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि 72 घंटे के नोटिस पर वो आपसे पैसे वापस ले भी सकते हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो यमन वॉर थी, उसके दरमियान जो मामलात हमारे खराब हुए, और उसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता है कि उस वक्त सिविल मिलिट्री जो ताल्लुकात थे पाकिस्तान में वो इतने अच्छे नहीं थे। जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसका असर पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात पे पड़ा। तो मैं सरासर इसमें सऊदी अरब को बिल्कुल ब्लेम नहीं दूंगा, उनका फिर भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में आपकी वो मदद कर रहे हैं। कसूर जो है वो हमारा ही है कि हम आपने बिल्कुल इसकी सही तहमीद बांधी और आपने जो एग्जांपल्स भी हिस्टोरिकली कोट किए हैं वो चीज़ को एस्टैब्लिश करती हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बरादराना ताल्लुकात हैं। मेरी पिछले दिनों किसी एक सीनियर सऊदी डिप्लोमेट से, फॉरेन डिप्लोमेट से एक जगह पे मुलाकात हुई, तो उस वक्त उन्होंने ये बात की कि ये जो पैसा इस वक्त सऊदी अरब ने दिया है ये पीपल ऑफ पाकिस्तान के लिए, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए नहीं है। ये एक जो जुमला था ये बहुत सारी कहानियां आपको बता रहा था। जो इससे पहले 2018 वाला जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और सऊदी अरब का, वो $6.2 बिलियन का पैकेज था।
$3 अरब कैश था, $3.2 अरब की उसमें ऑयल फैसिलिटी थी। ऑयल फैसिलिटी 8-9 माह बाद खत्म हो गई थी और जो कैश था वो 1 साल में ही विड्रॉ हो गया। उस वक्त भी हमने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए और रिव्यू के लिए एक्सक्लूसिव, और आपको पता है ना क्यों हुआ था? वो आपका भी इसमें कसूर, मैं फिर कहूंगा ये वजारत खारजा का कसूर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, हुकूमत वजारत खारजा ने तो बड़ा अच्छे पाकिस्तान को उन्होंने माने नहीं, उनकी अलग बात है, आपने भी दिए के हवाले से। इसमें एक जो चीज इंपॉर्टेंट है जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि सऊदी अरब ने ये बिल्कुल एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और एक सॉवरन जो रियासत होती है दूसरी सॉवरन रियासत के साथ जो माहिदा जब करती है तो अपने मफादात के वो सामने रखकर करती है। इस वक्त ये हुकूमत पाकिस्तान की जरूरत थी ये पैसा लेना। क्यों जरूरत थी कि 3.5 साल पीटीआई की हुकूमत, 5 साल पीएमएलएन की हुकूमत और से 5 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, ये तमाम हुकूमतें पीटीआई समेत ये पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो अपने वसाइल से नहीं बढ़ा सके। अपने वसाइल से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं बढ़े वो वसाइल, फॉरेन रेमिटेंसेज उस हद तक पहले नहीं थी, अब उसमें बहुत बेहतरी आ रही है। और आपकी जो असल चीज़ है वो बरामदाद, बरामदाद इस पीरियड में नहीं बढ़ी और हमें ये खुशखबरी सुनाई जाती रही स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कॉल करके कि पाकिस्तान की तारीख के हाईएस्ट हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। और मैं बार बार अपनी राइटिंग्स में ये लिख रहा था और हमने प्रोग्राम में भी बात की कि खुदा के वास्ते ये आर्टिफिशियल सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मत दें, ये सारा पैसा उधार कर ये निकल जाएगा और लग पता जाएगा जब निकलेगा। $20 अरब के अभी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गए हैं 2-3 माह पहले, अब फिर वो $16.2 अरब के हैं। सऊदी अरब का पैसा आएगा ये $19 अरब पे चले जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। जब 1 साल बाद या 72 घंटे बाद ये निकल जाएगा फिर किससे मांगेंगे आप? और एक और मैं आपको यहाँ पर खबर आगे देता जाऊँ, फिर ब्रेक पे चलते हैं कि पाकिस्तान एक और कोशिश कर रहा है कि वो इसी तरह का एक और $3 अरब का कर्जा एक और दोस्त मुल्क से ले ले। तो ये भी एक खबर आपको मैं दे रहा हूं। तो अगर हमने ये मांग तांग के मुल्क चलाना था तो फिर तब्दीली के माजरत के साथ नारे लगाने कामरान बनते नहीं है। और वैसे भी, और खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि ये जो कर्जों का बोझ पान के ऊपर बढ़ता जा रहा है ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। लेकिन जाहिर है कि फिर इस गवर्नमेंट के पास भी लगता है कि कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि इस दरवाजे को किस तरीके से बंद किया जाए। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक और जो हुकूमत का बयानिया रहा है और वो है कि पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, उसमें बड़ा ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। अब हुकूमत की एक अपनी वजारत इस बयानिए की नफ़ी कर रही है। इसकी तफसीलात क्या हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हुकूमती वज़रा ख़ास करके जो कॉमर्स के मुशीर हैं अक्सर आपको ये कहते सुनाई देते होंगे कि पाकिस्तान की बरामदात यानी कि एक्सपोर्ट्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है और उसकी वजह से ज़ाहिर है कहते हैं करंट अकाउंट के जो मसाइल हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। लेकिन अब प्लानिंग कमीशन की तरफ से जो एक नई रिपोर्ट सामने आई है वो इस बयानी की नफ़ी कर रहे हैं। उनके ख्याल में पाकिस्तान की बरामदात में इजाफे की असल जो वजह है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कमोडिटीज़ की प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इस वजह से हमें अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी इस तरह का कोई इजाफा नहीं हुआ। और शहबाज मजीद तफसीलात तो ये भी हैं कि प्लानिंग कमीशन ने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो हुकूमत इम्पोर्ट्स पर कर्टेल करना चाहती है क्योंकि उनका ख्याल है कि उसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है, तो उनका ख्याल है कि ये भी तरीकाकार ठीक नहीं है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव डेवलपमेंट के एक हुकूमत के अंदर ही एक वजारत जो है एक रियलिस्टिक व्यू जो है हुकूमत को दे रही है। कामरान, पहले तो इस रिपोर्ट की मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ। ये प्लानिंग मिनिस्ट्री ने पहली रिपोर्ट दी है 3.5 साल में। पहले जो इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट आ रही है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे रहा है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मंथली रिपोर्ट दे रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जब अपनी रिपोर्ट शुरू की तो उसकी क्वालिटी बेहतर थी, फिर इवेंचुअली वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट है वो अब बन गई है एक काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब पीटीआई की है। देखिए गवर्नमेंट वजारत तो वही है, लेकिन वजारत खजाना हो, बयानिया भी, प्लानिंग मिनिस्टर हो, प्लानिंग मिनिस्ट्री हो, कोई भी हो, है तो हुकूमत। और इस रिपोर्ट के अंदर भी हुकूमत को उन्होंने अप्रिशिएट किया है जहां पे ड्यू है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स हैं उसको उन्होंने हाईलाइट किया है, तो दैट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। और अच्छा, इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जब कल ये इस रिपोर्ट को पढ़ रहा था इसमें 2 बुनियादी इसमें खतोखाल मुझे सामने आए जो क्रिटिकल पॉइंट दोनों आपने एक्सप्लेन कर दिए। नंबर 1 कि इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, अब स्टेट बैंक को मिलाकर देखना पड़ेगा ना, हुकूमत पाकिस्तान का और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो सारा जोर है इस वक्त एक्सटर्नल सेक्टर पे काबू करना है। पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का खसारा है वो $5.1 अरब हो चुका है सिर्फ 4 माह में, और सालाना हमारा हदफ था $2.3 अरब। तो हुकूमत अब इसको कैसे कर रही है कर्टेल?
हुकूमत इस तरीके से कर रही है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि इन्होंने जो रुपया था उसकी कदर में बेतहाशा कमी की कि ताकि जो आपकी इंपोर्ट है वो महंगी हो जाए। दूसरा इन्होंने काम ये किया कि कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लगा दी। अगर आपने ये ग्लास बाहर से इंपोर्ट करना है तो ग्लास के जो कीमत है वो आपके अकाउंट में पहले होनी चाहिए, तो आप जो ग्लास है वो बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो। तो दिस इज कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट। तीसरा इन्होंने काम जो अभी शुरू किया है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों का मकसद यह है कि किसी तरीके से एक्सटर्नल सेक्टर पे काबू पाया जाए और थ्रू इंपोर्ट्स इस पे काबू पाया जाए। इस जो फंडामेंटल पॉलिसी हुकूमत पाकिस्तान की है उसको ये जो प्लानिंग मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है वो उसको चैलेंज कर रही है। उस रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉब्लम पाकिस्तान की इंपोर्ट्स नहीं है, प्रॉब्लम पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स, अब इंपोर्ट्स का वो क्यों कह रहे हैं कि प्रॉब्लम नहीं है और ये क्यों कम नहीं हो सकती, अब जो भी कर लें। वो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि कैश मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हुकूमत पाकिस्तान ने 2008 में भी लगाई थी, उस वक्त ये बिल्कुल फ्यूटाइल एक्सरसाइज आपकी हुई। दूसरा प्रॉब्लम उसमें जो हाईलाइट कर रहे हैं वो बड़ा क्रिटिकल है, वो ये है कि आपकी जो दरामदात का स्ट्रक्चर है, और हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप जितने भी रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दें, जितने भी आप रुपए की कदर को कम कर दें और इंपोर्ट को महंगा कर दें, आपने जो इंपोर्ट्स है ना कामरान वो करनी ही करनी है। वो क्यों करनी है? उसकी वजह ये है, अब 2020-21 का जो साल खत्म हुआ, इस रिपोर्ट के अंदर ये नंबर्स दिए हुए हैं, उसके मुताबिक जो जितना भी पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल था उसका 13.4% तो आपकी फूड इंपोर्ट्स थी। आप गंदम, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल सब कुछ आप बाहर से मंगवा रहे हो। फिर दूसरा इसके अंदर कोई कंज्यूमर गुड्स थी 9%, और जो प्राइमरी गुड्स थी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई 3.5% वो उसका शेयर था, और इंटरमीडिएट आपकी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थी 14% वो थी। क्या आप इन सबको काटोगे? क्या आप गंदम, चीनी नहीं मंगवाओगे? फिर जो आपका फ्यूल है, पेट्रोलियम और जो एनर्जी की आपकी इंपोर्ट्स हैं वो 18% हैं। कैपिटल गुड्स और अदर मशीनरी 10%, टेक्सटाइल गुड्स जो हैं उससे रिलेटेड जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 10.5%। तो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो भी हुकूमत एक्शन ले ले, ये आपकी जो इंपोर्ट्स हैं ये कम नहीं होनी। वो वैल्यू में तो कम इसलिए थोड़ा सा आपको वक्ती तौर पर लगेगा कभी, जब इंटरनेशनल मार्केट में कोई कीमतें ऊपर नीचे जाती हैं तो वो उसके साथ आपका इंपोर्ट बिल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है। सोल्यूशन, उनका जो प्राइमरी फोकस है सारी रिपोर्ट का है वो एक्सपोर्ट्स के ऊपर। और यहाँ पे फ्रैंकली स्पीकिंग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे बड़ी नाकामी है ना, वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर्स, कि जितने भी माफियाज थे जो पाकिस्तान के अंदर, चाहे एक्सपोर्टर्स का कोई माफिया बैठा हुआ है, चाहे कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर माफिया बैठा हुआ है, चाहे किसी और कमोडिटी में माफिया बैठा हुआ है, पीटीआई की हुकूमत उसको ना सिर्फ तोड़ने में नाकाम रही है बल्कि उसकी पॉलिसीज की वजह से उसको सपोर्ट करती रही है। पीटीआई की हुकूमत और इससे पहले पीएमएलएन की हुकूमत, इन लोगों ने टेक्सटाइल सेक्टर्स को बेतहाशा मरा दिए हैं एक्सपोर्ट्स बरामदात बढ़ाने के लिए। इस हुकूमत ने सस्ती बिजली, सस्ती गैस, टैक्सेस में छूट और क्या कुछ जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर को नहीं दिया कि वो बरामदात बढ़ाए। और नतीजा क्या है? और नतीजा ये है कामरान, जो कि इस खबर रिपोर्ट के अंदर है, जो हमने रिपोर्ट भी किया आज अपनी स्टोरी में भी, कि जो पहले 3 माह थे, जुलाई से लेकर सितंबर तक का पीरियड, इसके अंदर बकौल प्लानिंग मिनिस्ट्री के, और वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है उसको वो कोट कर रहे हैं कि 1.6 अरब डॉलर की कमी हुई है क्वांटिटी की। जो आपकी बरामदात थी वो पिछले साल से आप इसी पीरियड से कंपेयर करें, जुलाई सितंबर से, आज की कीमत इंटरनेशनल मार्केट की ले लें और पिछले की ले लें, वैल्यू में तो आपको फायदा हो गया। अगर आपने पिछले साल पहले 3 माह में 100 मेट्रिक टन चीज भेजी थी तो इस साल आपने वो भेजी है फॉर एग्जांपल 80 या 70 मेट्रिक टन, और उसके ऊपर जो आपको नुकसान हुआ है वो 1.6 अरब डॉलर का हुआ है। तो ये जो जितने बड़े दावे थे एप्टमा के, थॉमस एडवाइजर के, इन द डिटेल कि हमारी जो क्वांटिटी है वो एक्सपोर्ट की नहीं बढ़ी, वो एक्चुअली कम हुई है बकौल इस रिपोर्ट। क्वांटिटी कम हुई लेकिन एब्सोल्यूट टर्म्स में जो नंबर है डॉलर टर्म्स में वो बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? कि इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी की प्राइसेस हैं वो ऊपर गई, और इसी रिपोर्ट के अंदर जिक्र है कि जो 7.2 अरब डॉलर की पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट्स की हैं पहले 3 माह के अंदर, उसमें से 3 अरब डॉलर सिर्फ आलमी मंडी में कीमतें बढ़ने का नतीजा है। तो अगर 3 अरब डॉलर को वहां से माइनस कर दें तो एक्चुअल तो जो आपकी एक्सपोर्ट्स अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 4.2 अरब डॉलर की होनी चाहिए। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। हुकूमत पाकिस्तान को, खासतौर पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इस पर सोचना चाहिए कि जो सब्सिडीज ये दे रहे हैं, जो मराद ये दे रहे हैं और चंद लोगों को दे रहे हैं, 150-200 कंपनीज को दे रहे हैं, क्या उसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं? और ये बुरी आदत हमने डाली है और इसकी वजह से मेरे ख्याल में जो मार्केट में जो कंपटीशन है वो फिर नहीं रहता। आई थिंक जो वर्ल्ड बैंक है
ये प्लानिंग कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी भी तस्दीक करती है। वर्ल्ड बैंक हमेशा इस फेवर में है कि आप इंपोर्ट्स को कर्टेल मत करें, क्योंकि जब आप इंपोर्ट्स को कर्टेल करते हैं और सब्सिडीज देते हैं अपनी लोकल जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं, तो होता क्या है कि उसका कंज्यूमर को नुकसान होता है। इसकी अगेन हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। वियतनाम जो है क्लासिक एग्जाम्पल है कि वो आज से 30-40 साल पहले पाकिस्तान से भी गया गुजरा ममालिक था, वन ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। और उन्होंने क्या किया, जब अपना रिफॉर्म्स लाई, 3 चीजें उन्होंने की। उन्होंने इंपोर्ट्स पर और एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ्स बिल्कुल रैशनलाइज कर दिए। इंपोर्ट्स को भी उन्होंने बैन नहीं किया, एक्सपोर्ट के लिए भी उन्होंने फैसिलिटेट किया। इंटरनल उन्होंने रिफॉर्म्स की, अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बाकी फैसिलिटेशन की। तीसरा उन्होंने किया कि ह्यूमन कैपिटल के ऊपर, इंसानों के ऊपर उन्होंने फोकस किया, एजुकेशन और इन चीजों के ऊपर उन्होंने फोकस किया। और उसका रिजल्ट आज ये है कि वियतनाम की जो एक्सपोर्ट हैं एक माह की, वो पाकिस्तान की सालाना जो पूरा नंबर है उसके बराबर है। तो मेरे ख्याल में ये प्रोटेक्शन वाला जो काम है ना, कि हम एक खास तबके को प्रोटेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि अब हमारी जो इकोनॉमी है इसको खोलें और उसका नतीजा ये निकले कि जो कंपीट करेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात है ना, जिसमें दम खम होगा वो लड़ेगा मार्केट में, नहीं होगा तो वो अगर आपके रुपए की कदर में 50 रुपए कमी हुई है डॉलर के मुकाबले में 3.5 साल में, जब से ये हुकूमत इक्तदार में है, 3.5 साल पे भी पूरे नहीं हुए, 42% डिवैल्यूएशन हुई है। और 42% डिवैल्यूएशन भी एब्सोल्यूट टर्म्स में जो रियल इंक्रीज आया 3 साल के अंदर, वो कामरान पता कितना है? 3% है। आप इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस का भी इंपैक्ट डालें, और ये चीज सेनेटर मुसद्दिक मलिक जो है पीएमएलएन के फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने वहां पे डिस्कस किया, और ये नंबर सारे पब्लिकली अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल ये वक्त आ गया कि हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करें और ये होलसम रिफॉर्म्स जिन्हें वादा किया था अब उनको करनी चाहिए। ये इस तरह से मामलात शायद आगे नहीं बढ़ेंगे। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद IMF ने ज़ाहिर है कि बहुत सी शराइत रखी हैं। एक शर्त रखी थी कि कोविड के हवाले से पाकिस्तान ने जो अखराजात किए हैं उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लाई जाए। हालांकि इनको खुद ही करना चाहिए था, इनका काम है कि आवाम को जानकारी होनी चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर रही है कितनी ट्रांसपेरेंसी है। अब मजबूरन बहरहाल गवर्नमेंट ने की है। उस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जिससे क्वेश्चन मार्क आएगा यकीनन, जो गवर्नमेंट दावे करती है अपनी ट्रांसपेरेंसी के। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। IMF की कड़ी शराइत पर तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन IMF की जो कड़ी शराइत हैं उसमें कुछ अवाम के फ़वाइद भी हैं। मसलन एक फ़ायदा ये है कि हुकूमत बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अवाम से छुपाना चाहती है। एक यानी कि कोविड के हवाले से जो अखराजात किए थे हुकूमत ने, उनको छुपाना चाहती थी, लेकिन IMF ने मजबूर किया हुकूमत पाकिस्तान को कि नहीं, जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट है उसको आप मंजर आम पर लाएं। और बिलाखिर हुकूमत को वो रिपोर्ट मंजर आम पर लाना पड़ी और उसके अंदर अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियों और बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। तो शहबाज, मतलब यही है कि जब आप कोई चीज़ छुपाना चाहते हैं तो शायद हुकूमत को पता था कि इस तरह की माली बेज़ाब्तगियाँ और बेकायदगियाँ हुई हैं। तो हमारी आई डोंट नो कि अप्रोप्रिएट वर्ड है कि लोग हमारी कुछ छतरौल करेंगे कि यार आप तो बड़ा ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, तो ये आपका आलम है। तो शायद इसी वजह से छुपा रहे थे क्योंकि गड़बड़ थी और अब रिपोर्ट मंजर आम पे आ गई है। आपने आज प्रोग्राम की जो पिच है ना वो बड़ी हाई रखी हुई है। आप चित्रौल भी करवा रहे हैं, ऐसा ना करें। वो बड़े माइन्यूटली आजकल अल्फाजों पे गौर कर रहे हैं, फिर सोशल मीडिया पे अटैक भी आते हैं। इसमें ये पहले थी, प्रायर एक्शन नहीं था। ये जो मार्च का हमारा पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा था ना, उसके तहत एंड ऑफ अप्रैल या अर्ली मई में हमने ये रिपोर्ट रिलीज करनी थी। उस वक्त ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क था, एक सॉफ्ट कंडीशन थी। तो मैंने इस साल मई में ये खबर की हुकूमत ने इस रिपोर्ट को रोकने का फैसला कर लिया। वो भी रिलीज इसको नहीं कर रहे क्योंकि इसके अंदर कुछ जो है वो सीरियस इरेगुलरिटीज आई हैं जिसको गवर्नमेंट अभी अफोर्ड नहीं कर सकती पब्लिक करना। तो फिर वो जो बच्चा स्कूल जब आता है, पहले तो उसको उस्ताद कहता है कि सबक याद करके आया करो, पहले तो उसको थोड़ा सा कान खींचता है। जब बच्चा फिर वो नहीं सबक याद करता, फिर उसके वो कान पकड़वा देता है एक दिन। तो ये जो प्रायर एक्शन होता है ये कान पकड़वाने वाली बात है। आप इसकी अहमियत का इस बात से अंदाजा लगा लें। लेकिन ये अच्छा काम किया, ये अच्छा काम। ये 5 बड़े जो एक्शन है ना उसमें एक शामिल है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का अमेंडमेंट बिल, उसकी मंजूरी, और जो मिनी बजट आना है उसकी मंजूरी, इसके साथ IMF ने इसको रखा है। तो इसकी आप अहमियत देख लें इसकी कितनी। क्यों रखा था? क्योंकि IMF ने भी 1.4 अरब डॉलर का कोविड रिलीफ फंड पाकिस्तान में को पैसा दिया था, एक लोन। तो उसकी वजह से ये सारी उसका हिसाब किताब उनको अपने बोर्ड को हिसाब देना पड़ता है। तो नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने
24 मार्च 2020 को 1240 अरब रुपए का एक पैकेज अनाउंस किया था। उस वक्त भी हमने ये सवालात उठाए थे कि इतना बड़ा जो पैकेज अनाउंस किया गया, ये क्या हुकूमत के पास ये पैसे हैं कि वो इसको रिलीज करेगी या नहीं करेगी। आज तक भी 1240 अरब रुपए खर्च नहीं हुआ। जो ऑडिट रिपोर्ट है, जो ऑफिस ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो आईनी इदारा है, उसने इसका जो ऑडिट किया अखराजात का, जो होते अप्रैल मई जून 2020 3 माह के अरसा में, और ये अखराजात है 354 अरब रुपए का। इसका ऑडिट करना था, जो कि उन्होंने इस रिपोर्ट में किया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत की तरफ से, जो हुकूमती इदारे हैं, उनकी तरफ से मुकम्मल जो रिकॉर्ड था वो फराहम नहीं किया गया, जिसमें खास तौर पर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से जो रिकॉर्ड की फराहमी थी उसमें काफी मिसाइल थे। तो इसके बावजूद जो उनको रिकॉर्ड अवेलेबल था, उसके मुताबिक जो खर्चा हुआ 354 अरब रुपए का, उसमें से तकरीबन 40 अरब रुपए की बड़ी बेज़ाब्तियां जो है वो सामने आई हैं ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक। और इसमें अगर इसका ब्रेकअप देखें तो जो सबसे ज्यादा जो बेज़ाब्तियां सामने आई वो 25 अरब रुपए की आई हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसको पीटीआई की हुकूमत अब एहसास प्रोग्राम कहती है। उसके कंपोनेंट्स इन्होंने बढ़ाए हैं। तो एहसास प्रोग्राम के तहत 133 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। 25 अरब रुपए की उसमें बेज़ाब्तियां, तकरीबन एक जो चौथाई है ना उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया है ऑडिटर जनरल ने। दूसरा जो बड़ा है, जो ज्यादा अलार्मिंग है, यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन, उसकी 10 अरब रुपए का उसको बजट दिया गया था खर्च करने के लिए, जो उसने किया। वैसे तो उसका बजट 50 अरब का था। 50 अरब में से 10 अरब खर्च हुआ और 10 अरब रुपए में से 5.2 अरब रुपए के ऊपर सवालिया निशानात हैं, जो कि 52% बनता है। सबसे ज्यादा गड़बड़ अगर हुई है इस रिपोर्ट के मुताबिक परसेंटेज टर्म्स में, वो यहां पे हुई है। फिर जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो पाकिस्तान की लीड एजेंसी थी इस सारे क्राइसिस को हैंडल करने में, उसका ओवरऑल तो रोल ठीक था, जिसके पीछे नेशनल जो एक हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है असद उमर का, उन्होंने काफी इफेक्टिव काम किया। लेकिन जो इनको फंड्स दिए गए 22.8 अरब रुपए का खर्चा हुआ, उसमें से 4.8 अरब रुपए के ऊपर सवालिया निशानात लगे हुए हैं। और वजारत दिफा, उसके जो अखराजात के ऊपर जो ऑडिट ऑब्जेक्शन है उसकी वैल्यू 3.2 अरब रुपए है। जो दिगर वफाकी इदारे हैं उसके जो ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं वो 1.5 अरब रुपए के हैं। तो ये है कामरान वो चंद बड़े नंबर जो हमने शेयर कर दिए हैं, और यही वो वजह है जिसकी वजह से ये रिपोर्ट अपनी मंजरे आम पे नहीं ला रहे थे। और जो इश्यूज उन्होंने हाईलाइट किए हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, ऑब्वियसली ये माली जो बेजाब्तियां, ये बेकायदगियां होती हैं, इसको आप अभी करप्शन नहीं कह सकते। ऑब्वियसली एक सस्पिशियस एक चीज़ है, ये थोड़ा सा नाज़रीन को बताना मुझे एक फ़र्क होता है। लेकिन उसमें जो इश्यूज उन्होंने रेज किए हैं कि मसलन जो आप खरीदारी करते हैं ज़ाहिर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए, उसके अंदर शफाफियत नहीं है। इसी तरह से जो आप आइटम्स लेते हैं उसकी डिलीवरी में डिलेज हैं, और कई जगहों पे प्रॉपर रिकॉर्ड तक नहीं रखा गया कि जो भी आपने खरीदारी की है, ये जो स्पेंडिंग की है। अब ये वो मामलात हैं जिसका जाहिर है कि वज़ीर आज़म साहब जब वज़ीर आज़म नहीं थे ये दावा करते थे कि जब वो आएंगे तो गवर्नेंस को इम्प्रूव करेंगे। मईशत की हमने बात कर ली, फॉरेन पॉलिसी की हमने बात कर ली, ये गवर्नेंस के भी जो मामलात हैं उसके अंदर भी कोई बेहतरी नजर नहीं आती। मतलब ये तो ऐसे इश्यूज थे, देखिए उसको बेहतर होना चाहिए था। सबसे मुझे अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे 3-4 जो फेडरल कैबिनेट मेंबर्स हैं उनका मुझे काम बड़ा अच्छा लगता है। वो सीरियस है अपने काम में, जो सिस्टम के मसाइल हैं उसके बावजूद वो काम करना चाह रहे हैं। उसके अंदर जो एक अच्छा नाम सामने आपके जहन में आता है वो डॉक्टर सानिया निश्तर का है। बड़ी इफेक्टिव वो मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मेंबर हैं, और कोशिश करती हैं चीजों को रिस्पॉन्ड करने की और ठीक करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे ज्यादा जो बड़ी बेजाब्ती है ना उनके अदारे के नीचे है। और उसके अंदर जो जैसे वो बेनिफिशियरी के इनएलिजिबल लोग हैं, सबसे बड़ी जो चीज है, एक बंदा जो मुस्तहक नहीं है उसको पैसा ट्रांसफर हो रहा है। और खास तौर पर वो अगले, हम अभी ब्रेक लेके बाद में बात करते हैं कि एक सूबे के अंदर तो 12.5 अरब रुपया निकल गया, जो उनके वो एजेंट्स थे उन लोगों ने, जो कि उस जगह से ताल्लुक नहीं था, क्योंकि जो क्राइटेरिया था उसकी वायलेशन में, क्राइटेरिया किसने डिटरमाइन किया। मजे की बात है इसमें, मतलब ऐसे लोग भी हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी मुलाजिम, पेंशनर्स भी हैं, पेंशनर्स, और बाज़ दफा और एक ही खानदान में दो मियां बीवी को भी गए हुए हैं पैसे। तो ये वो सारे सिस्टम की वीकनेसेस की तरफ इशारा करता है जिसकी आप अभी बात कर रहे थे। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का सबसे बड़ा एक वादा था कि वो इकोनॉमिक गवर्नेंस और जो ओवरऑल गुड गवर्नेंस है उसको इंश्योर करेंगे, और वो नहीं कर सके। उसका नतीजा ये निकला कि इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट होगी पाकिस्तान को, क्योंकि ये प्रायर एक्शन है आईएमएफ का। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो आईएमएफ के बोर्ड के पास जाएगी। और अभी मजे की ये बात है कि ये 3 माह के अंदर, यानी कि मार्च 2020 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस कोविड पैकेज का ऐलान किया था, और ये जो ऑडिट रिपोर्ट है ये सिर्फ 3 माह की, यानी कि जून 2020 तक की है। और जो बाद की रिपोर्ट आएगी, अगर इस रिपोर्ट को सामने रखें
तो ये मेरे ख्याल में हैरान कुन नहीं होगा कि अगर इसमें मजीद बेज़ाब्तगियां सामने आए। ब्रेक पे जाएंगे तो मजीद जो इंकशाफात हैं इस रिपोर्ट के अंदर उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम जिक्र कर रहे हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट मंजर आम पर आई है कोविड से रिलेटेड जो हुकूमत ने अखराजात किए थे। तो शहबाज, एक बात तो कि अरबों रुपए की माली बेज़ाब्तगियां तो सामने आई हैं, लेकिन जो दूसरा एक और नुक्ता जो इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि हमारे यहाँ ज़ाहिर आपको पता है कि हुकूमतें बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान करती हैं और ऐलान करके फिर भूल जाती हैं और लोग भी शायद उसको फॉलो नहीं करते और उसके बाद फिर फंड्स भी रिलीज नहीं होते। मसलन इसके अंदर भी जो वजारत खजाना है जिन्होंने 314 अरब रुपए मुख्तस करने थे और रिलीज करने थे ताकि जो कोविड की वजह से इनिशियल लॉकडाउन हुआ, लोगों की नौकरियां बची रहें, आप हर तरह की वो मदद करें, वो पैसे ही वजारत खजाना ने रिलीज नहीं किए। कामरान, जब बताया कि हमने बड़ा पैकेज का आप प्राइम मिनिस्टर का ये कोविड पैकेज देख लें, कराची पैकेज जो 700 अरब प्लस का कह रहे थे ये, उसके बाद अभी इन्होंने एक और जो सब्सिडीज का पैकेज 120 अरब रुपए का, इसके पीछे किसी के पीछे भी पूरा पैसा नहीं है। अच्छा, ये जब पैकेज अनाउंस हुआ था तो मैंने जब इस पर नजर डाली तो मैंने एक वफाकी वजीर को कॉल की। मैंने कहा यार आप लोगों की इंटेंशन बड़ी अच्छी है यार, बड़ा अच्छा काम करना चाह रहे हैं, आपको भी पता है मुझे भी पता है 1240 का तो नंबर ऐसे आप लोगों ने पूरा किया है, तो ये क्या इसकी जरूरत थी? उसने कहा कि मैंने भी ये बात कैबिनेट में की थी कि इसको बेहतर कर लेते अगर करना था तो। फिर मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री से चेक किया कि बैकग्राउंड क्या है। उन्होंने कहा जी ब्यूरोक्रेसी ने कुछ वर्किंग करके जाते जाते उन्होंने एक पर्चा जो था वो वजीर खजाना उस वक्त के जो थे डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब, उनके हाथ में पकड़ा दिया, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पकड़ा दिया और अनाउंस हो गया। तो ये बैकग्राउंड, अब ये जो कोई होमवर्क नहीं था। अब ये जो 314 इन्होंने जो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर एक ऑब्जेक्शन ये है कि 314 अरब जो क्रूशल था, जो रिलीज होना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का वादा था, वो पैसा रिलीज नहीं हुआ। किधर रिलीज नहीं हुआ उसमें? और ये सबसे क्रिटिकल एरियाज है। जो मजदूर थे उनको इन्होंने गालबन कहा था 12,000 या 14,000 रुपया इन्होंने डेली वेजेस देना था, मुझे अमाउंट याद नहीं है, लेकिन उसका जो टोटल बजट है नाज़रीन 200 अरब रुपए मजदूरों में तकसीम करने के लिए रखे गए और जो इस रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 16 अरब रुपए 30 जून 2020 तक उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ये वो पैसा था जो फौरी तौर पर इन लोगों तक पहुंचना था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में लॉकडाउन पहला जो लगा था बहुत ज्यादा वो उसका ग्रैंड पेस था और वो बहुत इफेक्टिव था। तो मजदूर जो फारिग हुए फैक्ट्रियों से उन तक पैसा नहीं पहुंचा, वादा जरूर हुआ सोशल मीडिया पे और अखबार से, उसका क्रेडिट भी लिया गया। फिर दूसरा जो वल्नरेबल फैमिलीज थी BISP के तहत उनको 150 अरब रुपया देना था, उसमें से 145 अरब दिया गया। ये मैक्सिमम अमाउंट रिलीज हुई और यहाँ पे 5 अरब कम है, जो कि ठीक है, इतना बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन 5 अरब रुपया यहाँ पे कम रिलीज हुआ। तीसरा जो यूटिलिटी स्टोर्स की हम बात कर चुके हैं, 50 अरब रुपए का अनाउंस हुआ, सिर्फ 10 अरब जो इन्होंने वादा किया था हुकूमत पाकिस्तान ने कि हम सस्ती चीजें जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं कोरोना से उनके घरों तक पहुंचाएंगे। और एक आपने गालबन टाइगर फोर्स का नाम भी सुना था, वो बाद में नाम गायब हो गया हिस्ट्री से। तो उसके जो 50 अरब का पैकेज था, 10 अरब रुपया उसमें से रिलीज हुआ और हम आपको पहले बता चुके हैं 10 अरब में से 5.2 अरब रुपए के ऊपर सवालिया निशान है। और तीसरा जो एक बहुत बड़ा रकम थी इन्होंने अनाउंस की थी, कहा गया था कि लोगों के जो बिजली के बिल है और गैस के बिल है वो हुकूमत वक्ती तौर पर देगी और अगले साल के बिलों में उससे रिकवरी कर लेगी। 100 अरब रुपए का पैकेज रखा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अरब रुपया रिलीज हुआ है। तो ये हकीकत थी उस पैकेज की। अब कामरान थोड़ा सा फर्दर डिटेल में बात कर लेते हैं। कुछ जो बड़ी इन्होंने इरेगुलरिटीज कमिट की हैं जो इस रिपोर्ट में पैराज बन गए। अब ये रिपोर्ट आपको पता है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएगी, उसके ऊपर वहां पे फिर बहस होगी, होता नहीं होता बाद की बात है, लेकिन एक रिपोर्ट आ गई है। जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी उन्होंने जो इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की हैं, उसमें जो आपको पता है कि वेंटिलेटर्स उस वक्त जो खरीदे गए, तो ऑडिट के उसमें 2-3 ऐसे पैराज थे जिसके मुताबिक जो इन्होंने वेंटिलेटर्स खरीदे वो मार्केट रेट से ज्यादा खरीदे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और ये थोड़ी सी ये पेनफुल भी है। चीन ने $4 मिलियन की पाकिस्तान को ग्रांट दी थी ताकि वो मुस्तहक लोगों तक वो चीजें पहुंचाएं खरीद के। वो पैसा जो NDMA के अकाउंट में पड़ा रहा वो खर्च ही नहीं हुआ। दिस इज ग्लेयरिंग। हमारे पास एक तरफ अपने बजट से पैसे नहीं दे रहे। पड़ता हो कि उस वक्त जब एक दफा कोरोना के केसेस पीक पे गए तो अक्सर इवन के हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में भी ये वेंटिलेटर्स आपको नहीं मिलते थे और ये इन्होंने एक्सपेंसिव खरीदे और $4 मिलियन की ग्रांट इन्होंने यूज नहीं की। फिर NDMA ने FW के जरिए कुछ काम करवाया था। वो आपको याद होगा, कुछ इन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स बनाए थे हाजी कॉम्प्लेक्स रावलपिंडी में और इस्लामाबाद कराची में। उसके अगेंस्ट को 69 करोड़ रुपए का एडवांस दिया गया था, वो एडजस्ट नहीं हुआ। इनके जो एक बहुत बड़ा जो इनका पैरा है कि कुछ इन्होंने जो सप्लाईज ली थी
वो फॉल्टी थी और उसके जो लिक्विडेटेड डैमेजेस थे 2.7 अरब रुपए के, वो इन्होंने रिकवर नहीं किए। अच्छा, बीएसपी का मैं जरा क्विकली रन करना चाह रहा हूं और थोड़ा सा ये जो खरीदारी हुई थी इन स्टोर्स के ऊपर, जो अशिया खुर्दोनश खरीदी गई, खासतौर पर घी, कामरान सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का घी खरीद के बेचा गया। उसके ऊपर ऑडिट पैराज, ये रिपोर्ट नाज़रीन फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है। बीएसपी का 133 अरब रुपए का बजट था, 25 अरब रुपए के ऑडिट ऑब्जेक्शन। इसमें चंद एक बड़े मैं बता देता हूं कि इसमें जो कुछ 6.6 अरब रुपए नाजरीन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 4,84,402 अफराद में, जिन जो किसी क्लियर पॉलिसी के तहत पैसा उनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया और बेनिफिशियरी वो इसके बनते नहीं थे। इसी तरह जो इरेगुलर जो पेमेंट्स हुए, कैश ट्रांसफर्स हुए गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, इंक्लूडिंग पेंशनर्स, जिसका भी कामरान कह रहे थे, 1.84 अरब 1 अरब 84 करोड़ रुपए की वहां पे उनको पेमेंट हुई है। और रॉन्ग प्रोफाइलिंग ऑफ बेनिफिशरीज, जो कैश ट्रांसफर्स हुई हैं, जहां पे एक घर में 2 ट्रांचेस चली गई हैं, 1.6 अरब रुपया। और इसी तरह कोविड के और मुख्तलिफ जो इन्होंने वायलेशंस थी वो सामने आई हैं। कामरान 1.8 अरब की एक और वायलेशन थी विद रिगार्ड टू जो इनके पॉवर्टी स्कोर्स के अंदर वो फॉल नहीं करते थे लोग, मतलब वो एलिजिबल नहीं थे, वो लहदा उनको 1.8 अरब डॉलर चला गया। बलोचिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा पैरा है वो है 12.8 अरब रुपए का, कि बलोचिस्तान के कुछ अजला में एमरजेंसी कैश ट्रांसफर जो दी गई, जैसे कोयटा में, लसबेला में, ठट्ठा में, सिंध के अंदर जामशोरो सिंध, हैदराबाद, खानेवाल पंजाब में, वो जो पेमेंट्स होगी, इनके ख्याल में ये पेमेंट्स बनती नहीं थी। एंड दिस इज द प्रोबेबली ओनली पैरा जिसके ऊपर ऑडिटर ने रिकमेंड किया है कि इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक क्रेडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाक को देना चाहिए कि उन्होंने इतनी जबरदस्त इन्वेस्टिगेशन की है। अवाम दोस्त हुकूमतें क्या होती हैं, एक जाते जाते छोटी सी खबर आपके साथ शेयर कर लें कि हाल ही में पुर्तगाल की पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया है और उस कानून के तहत आप कहीं भी मुलाजिम हैं तो आपके जो ऑफिस आवर्स के बाद आपका बॉस, आपका जो ऑफिस है, ना वो ईमेल के जरिए, ना टेक्स्ट मैसेज के जरिए, ना टेलीफोन कॉल के जरिए आपसे रब्ता कर सकता है। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उसके अखराजात भी, वो बिजली, गैस या जो भी यूटिलिटीज आप यूज करते हैं ऑफिस के लिए, उसके आपको उस एम्प्लॉय को पैसे देने पड़ेंगे। अगर आप इन पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो आप पर फाइन होगा। काश पाकिस्तान में भी ऐसा होता। इसी नोट के साथ प्रोग्राम द रिव्यू से मुझे, कामरान यूसुफ और शहबाज राना को आप इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।